Welcome dear student, welcome to this video. Now in human respiratory system today we have to see the another type of respiration which is internal respiration. ठीक है. Now internal respiration में देखो सबसे पहले दो कंपोनेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और उन्हीं का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू ब्लड. एक है ऑक्सीजन और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. तो ये गैसेस जो है इनका एक्सचेंज होता है थ्रू ब्लड जिसमें आरबीसीज और प्लाज्मा ये मेन कंपोनेंट होते हैं ब्लड के. ठीक है. तो अब हमें देखना है सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है ना. ऑफ द टोटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड ओनली 3% इज ट्रांसपोर्टेड इन अ डिसॉल्व्ड स्टेट बाय द प्लाज्मा. जितना भी ऑक्सीजन हमारी बॉडी इनहेल करती है उसमें से सिर्फ 3% ही है जो प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. अदरवाइज जो 97% जो है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है. हीमोग्लोबिन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ आरबीसी, ये हम सभी को पता है. ठीक है. तो यहाँ पे वही कहा है कि रिमेनिंग 97% जो है वो हीमोग्लोबिन को बाउंड हो जाता है. हीमोग्लोबिन उसको पकड़ लेता है और उसके बाद में वो पूरे सेल्स तक पहुंचाया जाता है. ठीक है. हीमोग्लोबिन एक्ट एज द रेस्पिरेटरी कैरियर. हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी कैरियर कह सकते हैं क्योंकि ये रेस्पायर किया गया ऑक्सीजन जो है उसे कैरी करता है टू डिफरेंट सेल्स ऑफ अवर बॉडी. ठीक है. It has a high affinity for oxygen and combines with it to form oxyhemoglobin. ना जो भी हीमोग्लोबिन है इसकी अफिनिटी मतलब लाइकिंग जो है, अट्रैक्शन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होने की वजह से ये ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है और ऑक्सीजन को बाइंड किया हुआ जो हीमोग्लोबिन है उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है. ठीक है. थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है उसमें 4 फेरिक आयंस होते हैं. ठीक है. जिसकी वजह से ये जो भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है एक फेरिक आयन जो है वो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करता है. इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा या बाइंड करेगा. क्यों? क्योंकि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो 4 फेरिक आयन से बना हुआ है. ठीक है. तो उसे यहाँ पे एक्सप्रेस किया है. देन इसके बाद में ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग टू द टिश्यूज वेयर इट इज रेडिली डिसोसिएट टू रिलीज ऑक्सीजन. जो भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन है फिर उस ऑक्सीजन को जो है वो कहाँ तक लेकर जाता है, हमारे लंग्स से लेकर तो हमारे बाकी के टिश्यूज तक लेकर जाता है जहां पर रेडिली ये ऑक्सीजन को वहां पर रिलीज कर देता है. ठीक है. तो यहाँ पे वापस से हीमोग्लोबिन में से जो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल थे वो रिलीज हो जाएंगे और हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल फिर से फ्री हो जाएगा ताकि वो दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सके. हाउएवर द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द hemoglobin with oxygen depends on oxygen tension that is PPO2. मतलब जो भी ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड हो रहा है. ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिग्री के ऊपर. किसका डिग्री? डिग्री ऑफ ऑक्सीजन टेंशन. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो टेंशन हमारे मतलब जो जमाव हमारे लंग्स में होता है उसके मुताबिक ये डिपेंड करता है कि हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो कितना ऑक्सीजन को बाइंड करेगा. 100. अब यहाँ पे देखो ये बोला है कि 100% सैचुरेशन इज रेयर. 100% सैचुरेशन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कभी भी नहीं होता, बहुत कम केसेस में होता है. मैक्सिमम 95 से 97% ऑफ पीपीओ जो है उसका सैचुरेशन होता है एल्वियोलाई में, जिसको हम बोल सकते हैं कि 100 mmHg. ठीक है. देन डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिक्रीजेस विद द ड्रॉप इन पीपीओ. अगर ऑक्सीजन का जो भी इनहेलेशन हम कर रहे हैं पार्ट पर मिलियन है. ठीक है. तो पार्ट पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो हमारे लंग्स में अगर उसका सैचुरेशन कम होगा दिस बिगिंस द डिसोसिएशन ऑफ HbO2 मतलब HbO2 मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा. ठीक है. At 30 mmHg of PPO only 50% saturation can be maintained. मतलब अगर 100 mmHg से वो घसर कर 30 mmHg अगर PPO का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है तो ऐसे समय में सिर्फ 50% सैचुरेशन होगा. ठीक है. या मेंटेन किया जा सकता है. The relationship between HBO saturation and oxygen tension is called oxygen dissociation curve. मतलब जो भी रिलेशनशिप है HBO saturation का और ऑक्सीजन टेंशन का उसे कर्व के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है जो आपके बुक में दिया हुआ है और उस कर्व को डिसोसिएशन कर्व कहा जाता है. ठीक है. देन इसके बाद में नेक्स्ट दिस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज अ
सिग्मोइड कर्व। इस कर्व को हम सिग्मोइड कर्व करेंगे। सिग्मोइड कर्व मतलब जो एस शेप का कर्व बनता है उसे सिग्मोइड कर्व कहते हैं, या सिग्मा शेप का होता है तो उसे सिग्मोइड कर्व कहते हैं। तो डिसोसिएशन कर्व का जो शेप है वो सिग्मोइड शेप होता है, इसलिए उसे सिग्मोइड कर्व भी कहा जाता है। एंड इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट ड्यू टू इंक्रीज H plus ion concentration, increase in PPO carbon dioxide and increase in temperature and increase in the molecule of 2,3-diphosphoglycerate formed in the RBC due to glycolysis या during glycolysis it lowers the affinity of hemoglobin for ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पे ये जो भी कर्व है, ये कर्व जो है वो थोड़ा सा राइट की तरफ जो है वो शिफ्ट होने लगता है। कब? जब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। ये H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जब होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने की वजह से H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा और जो भी पीपी कार्बन डाइऑक्साइड पार्ट पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बढ़ने लगेगा। इसकी वजह से जो है वो 2,3-डाइग्लिसरेट के मॉलिक्यूल्स भी बढ़ने लगेंगे और ऐसे समय में जो हीमोग्लोबिन है उसकी अफिनिटी, उसकी लाइकिंग, उसका अट्रैक्शन ऑक्सीजन की तरफ क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। ऐसे समय में वो ऑक्सीजन को क्या करेगा? रिलीज करेगा। ठीक है ना। It is explained with the help of two effect. पहला है Bohr's effect. It is the shift of a oxyhemoglobin dissociated curve due to change in partial pressure of carbon dioxide in the blood. ये बोर्स इफेक्ट जो है उनका कहना ये है कि जो भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसका डिसोसिएशन मतलब वो सेपरेट होने लगते हैं विद द हेल्प ऑफ डिसोसिएटेड कर्व। उसको एक्सप्लेन किया है डिसोसिएटेड कर्व के माध्यम से। ये कब होगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का पार्शियल प्रेशर ब्लड में क्या होगा? बढ़ जाएगा या चेंज होगा, उसमें बदलाव होगा। इसकी वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के तरफ हीमोग्लोबिन का एफिनिटी जो है उसकी लाइकिंग थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देन हेल्डेन्स इफेक्ट। हेल्डेन्स इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन फंक्शंस एज एन एसिड। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये एक तरह का एसिड की तरह काम करता है, जिसकी वजह से पीएच जो है वो ब्लड का क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ H प्लस आयन। क्योंकि H प्लस आयन के नंबर बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली जो है वो पीएच क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा और HCO3 आयन चेंज टू वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। और ये पीएच में चेंज होने की वजह से और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो है फिर यहाँ पे HCO3 मॉलिक्यूल्स जो है, HCO3 आयंस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करने लगेंगे। ठीक है। देन अगर हम एल्विलॉय की बात करें तो एल्विलॉय में मतलब जो भी आपने इनहेल की हुई गैस है वो उसमें से जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन कब बाइंड करता है और फिर वो हीमोग्लोबिन अगर उसकी लाइकिंग ऑक्सीजन की तरफ इतनी है तो वो सेल में उन ऑक्सीजन को क्यों पहुंचा पाएगा या उनसे अलग क्यों होगा? क्योंकि उसकी लाइकिंग अगर ऑक्सीजन के तरफ है तो वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को छोड़ेगा नहीं। लेकिन क्या ऐसी कंडीशन होती है कि ऐसे केस में वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और कौन से केस में वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है? तो देखो यहाँ पे एल्विलॉय में PpO2 जो है मतलब पार्ट पर ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत हाई होता है। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत लो होता है। ठीक है। ऑक्सीजन इसी वजह से हीमोग्लोबिन की तरफ क्या हो जाता है मतलब हीमोग्लोबिन उसको बाइंड कर लेता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो टिश्यूज होते हैं टिश्यूज में उल्टा होता है। जब वो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेकर टिश्यूज तक या सेल तक जाता है तो सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है। हीमोग्लोबिन इतने ज्यादा ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर पाता है और उसकी वजह से वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है, डिफ्यूज कर देता है इनटू द टिश्यूज। मतलब जहां पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा वहां से वो ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, लेकिन जहां पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा वो उस ऑक्सीजन को
ज्यादा देर तक के होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिफ्यूजन का जो फिनोमिना है उसकी वजह से वो उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से मूव करेगा टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और सेल के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर चला जाता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन में अटैच हो जाता है, और हीमोग्लोबिन फिर उसे लाकर जो है वो एल्वियोलाई में वापस से रिलीज कर देता है। तो इस तरह से इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। इसमें हमने आज देखा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन तो पहुंच गया, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से ले जाकर कैसे जो है वो लंग्स तक पहुंचाया जाता है और वो बाहर एक्सहेल किया जाता है, वो हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन थैंक यू वेरी मच।